जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंदन वर्मा और मैं आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। और फिजिक्स के दूसरे नंबर चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं जिसका नाम मोशन है। मोशन का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ के साथ साथ में हम लोग गति से संबंधित समीकरण भी देखेंगे कि गति के क्या क्या समीकरण होते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं मोशन, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। चैप्टर 2 चल रहा है मोशन, गति। अभी इसमें है न्यूटन ने 3 नियम दिए थे और आज पहले ये जानेंगे कि न्यूटन कौन थे। तो न्यूटन को हम भौतिक विज्ञान का पिता भी कहते हैं। न्यूटन को भौतिक विज्ञान का हम फादर ऑफ फिजिक्स भी न्यूटन को हम कहते हैं। और उसने जो बुक लिखा था उसका नाम प्रिंसिपिया है, जिसमें गति के पहले नियम का व्याख्यान प्रतिपादन है। मतलब वहाँ पे उस बुक में गति से संबंधित जो नियम है उसने किस बुक में लिखा था, वो उसका नाम प्रिंसिपिया था। ठीक है, तो न्यूटन के पहले गति नियम का व्याख्यान प्रतिपादन किस में हुआ? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में न्यूटन का फर्स्ट लॉ का प्रतिपादन हुआ, फर्स्ट लॉ का व्याख्यान मिलता है। अब देखते हैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी गति संबंधित फर्स्ट जो नियम है वो न्यूटन ने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या फिर एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है, तब वह या तो विरामावस्था में रहेगी या वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ये कह रहा है फर्स्ट लॉ, आपको पता ही है कि जब कोई वस्तु स्थिर हो, विरामावस्था में हो या एक समान गति से चल रही हो, वो चलती ही रहेगी या विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण के तौर पे किसी टेबल पे यदि बुक रखा है, मान लीजिए कोई बुक रखा है, ये बुक है, किताब रखा है, तो वो स्थिर है, वो गतिमान नहीं है। तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा उसके अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, वो अपने जगह से हिलेगी नहीं, हटेगी नहीं। ये जो है नियम, फर्स्ट नियम न्यूटन्स ने बताया। कोई गाड़ी एक समान गति से चल रही है और जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वह अपने अवस्था में परिवर्तित नहीं करेगी या उसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने देखा होगा कोई गाड़ी 2 के गियर के स्पीड में चल रही है और स्पीड बढ़ाना हो तो आपको 3 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, यानी बाह्य बल लगाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि उसके अवस्था में परिवर्तन हो या उसके गति में परिवर्तन हो। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, या फिर कोई एक समान गति से गति कर रहा है तो एक समान गति से गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखते हैं, कह रहे हैं प्रथम नियम को, फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या फिर जड़त्व का नियम, लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉज ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम जो है सेम वही बताता है कि जब तक, जैसे उदाहरण के तौर पे आगे उदाहरण आएंगे,
आप विरामावस्था में किसी बस में बैठे हैं और बस एक समान गति से चल रही है और एकाएक मान लीजिए कि ब्रेक लगता है तो आपका आगे वाला सर, मतलब सर जो है आगे की तरफ झुक जाता है। ये जड़त्व के नियम, जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। इसलिए उसके फर्स्ट लॉ को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। प्रथम नियम जो है बल की परिभाषा को परिभाषित करता है, यानी फोर्स का जो परिभाषा होता है कि किसी वस्तु पे हम बल लगाकर उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं या फिर उसके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान या उसके अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है। वैसे ही मतलब जो पहला नियम है न्यूटन्स का सेम है। अभी ये स्थिर अवस्था में पेन रखा हुआ है, तो जब तक हम कोई बल लगा करके इसको उठाएंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक ये स्थिर रहेगा, या फिर कोई बाह्य बल जब तक इस पे नहीं लगेगा। ठीक है, कह रहा है कि विपरीत दिशाओं में बल लगाने पर जो दिशाओं के बीच जो कोण बनता है वो जो है 180 डिग्री का होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई गाड़ी है और एक इधर से भी बल लग रहा है और एक इधर से भी बल लग रहा है, तो दोनों फोर्स के बीच जो ये कोण होगा वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, कह रहा है कि जब समान दिशाओं में लगाया जाए तो वो जीरो होता है, जो कोण बनेगा वो जीरो होगा। जैसे कि यदि दोनों बल ये एक ही दिशा में दोनों बल लग रहे हैं तो यहाँ पे जो डिग्री बनेगा, जो कोण बनेगा वो है 0 डिग्री का बनेगा। ये याद रखने योग्य बात है। पूछता है कि विपरीत दिशाओं में जब बल लगता है तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको याद रखना है कि विपरीत दिशाओं में 180 डिग्री, और जब समान दिशाओं में हो, एक ही समान दिशा में है, तो 0 डिग्री का कोण बनता है। जड़त्व के उदाहरण या फिर जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उदाहरण क्या क्या हैं, देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब कोई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी चलती है, एक समान चाल से चल रही है और उसमें कोई व्यक्ति बैठा है और एकाएक वो स्पीड कम करता है या ब्रेक मारता है, तो आपका सर आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, सेम वही है, कोई व्यक्ति बैठा भी है, गाड़ी भी रुकी है और एकाएक चलता है तो आगे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाना यानी झुक जाता है, लेकिन अचानक चल पड़ने पर उसमें आगे की ओर नहीं झुकता है, ये आगे की ओर नहीं पीछे की ओर झुक जाता है, ये पीछे की ओर झुक जाता है। आपने देखा एकाएक झटका लगता है आपको, गाड़ी रुकी हुई है, ड्राइवर आया और एकाएक बढ़ा दिया तो आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं। पीछे यदि सीट में पीछे यदि आपको अलंब न दिया जाए तो आप, और कहीं आपने हाथ नहीं पकड़ा है तो आप नीचे गिर जाएंगे। इसलिए पीछे की तरफ वो सीट का अलंब दिया जाता है कि यदि गाड़ी का स्पीड या गाड़ी रुकी हुई है एकाएक बढ़े तो पीछे की ओर जब आपका झुकाव हो तो उससे रुक जाए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे पीछे की तरफ सीट नहीं रहता है, ऐसे नॉर्मल रहता है, वहाँ पे आदमी पकड़ के रखता है कि भैया कहीं आगे पीछे गाड़ी होगी तो उसको मैं पकड़ के रखूँगा। वो किसके कारण? जड़त्व के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कह रहा है कि चलते हुए मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे पीछे की ओर नहीं, ठीक है। चलते हुए मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री क्या होता है? आगे की ओर झुक जाता है, और रुकी हुई हो तो पीछे की ओर झुक जाता है। ये जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, ये जड़त्व के कारण होता है। आगे देखते हैं।
अभी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जड़त्व का नियम, बल का परिभाषा, गैलीलियो का नियम, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। अब जड़त्व का अब न्यूटन्स के सेकेंड लॉ यानी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम में हम जाएंगे, तो उससे पहले हमें जानना होगा कि संवेग क्या होता है, ठीक है। उससे पहले हमें जानना होगा कि संवेग क्या होता है, तभी हम जान सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है कि सामान्य पर्सन को, या आपने ध्यान दिया होगा कि दो लॉ तो याद रहता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया, और पहला विराम अवस्था और गतिमान अवस्था। सेकेंड लॉ ध्यान पे ही नहीं रहता। उसका रीजन ये है कि उससे पहले हमें संवेग को जानना होगा, उसके बाद हम जानेंगे कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है। तो पहले जानेंगे संवेग क्या है। वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। मान लीजिए हमने संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो m इंटू वी, यानी कि P इजकल टू m इंटू वी। वस्तुकृत द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। अब वेग की बात कर रहा है, इसलिए ये जो है संवेग एक सदिश राशि होगी, इसका जो है दिशा जो है निश्चित होगा। उदाहरण के तौर पे कार जो है आगे की तरफ चलती रहती है, तो आगे की तरफ चल रही है तो जो उसका संवेग होगा भी वो भी उसी दिशा में होगा। यदि कार पीछे की तरफ चल रही है, उसका वेग पीछे की तरफ है, तो जो उसका संवेग होगा वो पीछे की तरफ होगा, ऐसा नहीं है कि वो आगे की तरफ होगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि P इजकल टू m इंटू वी। और ये भी समझ लीजिए कि P जो संवेग है वस्तु के द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है, और वेग पे निर्भर करता है। ट्रक चल रहा है, ट्रक समझिए, ट्रक बहुत भारी होता है और सामने कोई आ गया साइकिल वाला, तो दोनों एक ही स्पीड से आ रहे हैं, या फिर साइकिल वाला धीरे है, ट्रक वाला तेज है, तो क्या होगा, साइकिल वाला उड़ जाएगा, वो दूर चला जाएगा। यदि साइकिल वाला जो है तेज चल रहा है और ट्रक वाला धीरे चल रहा है, फिर भी साइकिल वाला ही उड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ट्रक उड़ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रव्यमान पे निर्भर करता है। यहाँ द्रव्यमान की हम बात करेंगे। अब स्पीड की बात करते हैं। बहुत तेज स्पीड से आ रही गोली छोटी ही होती है, लेकिन आपके चेस्ट में लगी तो आर पार हो जाएगी, या क्या कह रहा है, वो आपके आर पार हो जाएगी। लेकिन यदि धीरे से आ रही है गोली, धीरे धीरे एकदम नॉर्मल वेट में, तो आप उसको रोक सकते हैं। ऐसे तो फिल्मों में रुकता है, यहाँ एक्चुअल में नहीं रुकता है। जब बंदूक से चलती है गोली तो ठीक है, फिल्मों में रोक दिखाता है। तो देखते हैं, ये द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है संवेग। द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो भी संवेग बढ़ेगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक का मैंने निकालने का बताया था तरीका, कैसे होता है। P इजकल टू m इंटू वी है, m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का होता है किग्रा, और वेग का कितना होता है, वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो जो इसका मात्रक निकला, क्या निकला, संवेग का मात्रक क्या निकला, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। अब इतना तो समझ गए आप लोग कि संवेग क्या होता है। अभी न्यूटन के द्वितीय लॉ पे जाते हैं। कह रहा है, न्यूटन का द्वितीय नियम कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर मतलब मैं बताया था कि समय से भाग देते हैं तो दर होता है। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, तथा संवेग परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। संवेग परिवर्तन क्या होगा, बल की दिशा में होगा। उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कोई गाड़ी है और एक वेग से चल रही है, कार ही मान लीजिए चल रहा है और आगे की तरफ जा रहा है स्पीड में, एकाएक कहीं ब्रेक मारे या किसी से लड़ गया, तो जो संवेग होगा उसमें जो परिवर्तन होंगे वो इस विषय पे बात करता है कि उस पे लगाए गए बल के समानुपाती। यदि जिस आपने गियर दबाया और बहुत तेजी से किसी को मारना हो गाड़ी से, तो आप उड़ा सकते हैं,
बट आप गियर दबाए नहीं और 2 के स्पीड से जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं तो आप उस बंदे दूसरी वाली गाड़ी को नहीं उड़ा सकते हैं। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। एंड संवेग परिवर्तन सदैव किस दिशा में होता है? बल की दिशा में होता है। आगे देखते हैं, याद रखिएगा यह द्वितीय नियम है। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A तथा वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या होगा? तो पहले हम समझते हैं, मान लीजिए आपका संवेग क्या होता है? P इक्वल टू m इंटू भी। P इक्वल टू m इंटू भी। पहले यहां लिख लेते हैं, संवेग क्या होगा? P इक्वल टू m इंटू भी। मान लीजिए कि संवेग परिवर्तन हो, इसको डेल्टा P मान लेते हैं हम, ठीक है। तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर बोल रहा है। तो मान लीजिए इस डेल्टा P क्या हो रहा है? संवेग परिवर्तन हो रहा है। तो संवेग परिवर्तन डेल्टा P अब बटा में दर को मान लिया डेल्टा T, समय से भाग देने पे दर। तो F इक्वल टू क्या निकला? P बाई टी, यानी डेल्टा P बाई डेल्टा T। अब इसका और इसकी जो दिशा होगी किस दिशा में होगा? बल की दिशा। जिधर बल लगा रहे हैं उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होगा, याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं कि F इक्वल टू, अभी डेल्टा P का मान कितना है? m इंटू भी बटा में T, m इंटू भी बटा में T। अब त्वरण की बात करते हैं। त्वरण जो होता है, त्वरण A इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहां v जो है वेग है, तो A इक्वल टू भी बाई टी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू भी बाई टी। तो v बाई टी के जगह पे क्या लिख देंगे? A। तो m इंटू A, ये जो है बल का क्या निकला? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। यहां न्यूटन के दूसरे नियम से ये निकला है। और ये जो है गणितीय सूत्र है। क्या है? कौन सा है? गणितीय सूत्र। यानी न्यूटन के दूसरे नियम में एक गणितीय सूत्र निकलता है जहां फोर्स यानी बल बराबर होता है वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के। तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जब भी ध्यान बात आए, जब भी कुछ ऐसा आए, तो आप सेकेंड लॉ में सीधे आप याद रखिए F इक्वल टू m इंटू ए। उससे सीधे आपको याद आ जाएगा कि सेकेंड लॉ क्या होता है। न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। जो न्यूटन का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, दूसरे नियम का क्या है? एक अंग है, यानी उसी से संबंधित है। आगे देखते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। थर्ड लॉ कौन सा है? न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन बोलते हैं ना, जैसा एक्शन करेंगे वैसा ही रिएक्शन आएगा। तो आप समझिए कि ऐसे हम मार रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका ही क्रिया हो रहा है, हमारे हैंड का भी क्रिया हो रहा है और इस पे भी चोट लग रही है, हमें अनुभव हो रहा है। अभी हाथ से ऐसे मारेंगे तो भी हमें ही चोट लगेगी। ये तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम बता रहा है। अभी फिर से देखेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ को क्या बोलते हैं?
तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। अभी उदाहरण आपको यहाँ पे है, मैं बताता हूँ। जो रॉकेट चलते हैं आपने देखा होगा, वो पीछे की तरफ धुआं फेंकते हैं। वो जितने स्पीड से पीछे धुआं फेंकेगा उतने स्पीड से वो आगे बढ़ेगा। दूसरा कह रहा है कि यदि आप गोली चलते हुए बंदूक से देखा होगा, आपने बंदूक से गोली चल रही है, जितना आगे गया वो उतना पीछे, उसी के स्पीड से पीछे भी जो है बंदूक पीछे की तरफ हटता है, आपके कंधे की तरफ आएगा। इसीलिए बंदूक के जो छोटे बंदूक होंगे वो ज़्यादा झटके देते हैं। पिस्टल जो है ज़्यादा झटका देता है, जबकि जो इंसास या बड़े जो बंदूक हैं वो कम झटके देते हैं। जितना बड़ा रहेगा उतना कम झटका देगा, लेकिन छोटा बंदूक जो है आपका ज़्यादा झटका देगा, क्योंकि वो उस स्पीड से उधर निकल रही है, इधर उतने ही स्पीड से पीछे की तरफ बढ़ रहा है। कह रहा है बंदूक से निकली गोली, इसके उदाहरण है, गोली निकलने के बाद पीछे की ओर धक्का मारते हैं। नाव से किनारे की ओर कूदने पर नाव का पीछे हटना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यही कह रहा है कि नाव पे आप हैं और नाव से जैसे किनारे पर आप कूदते हैं, नाव पानी में पीछे की तरफ हटता है। यदि ऐसा नहीं होता तो नाव नहीं हटता, आप कूद जाते हैं, उसको इसीलिए बांधा जाता है। तो यही कह रहा है कि जितना आप आगे की तरफ आप दौड़ रहे हैं तो आप पृथ्वी को पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं तो पृथ्वी को, और जितना जल्दी जल्दी ढकेलेंगे, मैं बता रहा हूं, उतना जल्दी जल्दी आप दौड़ के जाएंगे। जितना स्पीड में ढकेलेंगे उतने स्पीड में आप आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे धकेलेंगे तो आप धीरे धीरे यानी पैदल चलेंगे। पैदल चलते हुए आप धीरे धीरे ढकेलते हैं, ज़्यादा जल्दी जल्दी ढकेलते हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी जल्दी क्रिया हो रहा है तो उसका प्रतिक्रिया भी ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा, और आप स्पीड से यानी दौड़ते हुए दिखेंगे। ये उदाहरण है। रॉकेट को उड़ाने के लिए यह नियम लगाया जाता है। रॉकेट को उड़ाने का भी नियम जो है, आपने देखा होगा, रॉकेट जो है पीछे की तरफ धुआं फेंकता रहता है। यदि ये रॉकेट है तो मान लीजिए ये रॉकेट है तो पीछे की तरफ ये धुआं फेंकता रहता है। देन ये आगे की तरफ, जितना पीछे की तरफ क्रिया करेगा उतना ही उसका प्रतिक्रिया होगा और वो आगे उतने ही स्पीड से बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों नियम हो गए। आगे देखते हैं हम कुछ जो गति के समीकरण हैं। गति के समीकरण ये जस्ट आपको याद करना है, कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के एग्जाम्स में आप बैठेंगे, ये याद होना चाहिए। गति का फर्स्ट समीकरण जो निकलता है v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। और यदि कोई वृत्तीय चाल से चल रहा है, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु वृत्तीय चाल से चल रही है, कोई वृत्तीय चाल से चल रहा है, इस चाल से ऐसे चल रहा है, ये सेंटर है, मान लीजिए ये भी नहीं है, यदि मान लीजिए ये भी नहीं है, या ये इसको हम रेडियस मान लेते हैं, तो वृत्तीय गति से चल रहा है तो उसका जो फार्मूला होगा चाल का 2πr/t, जहां r त्रिज्या है और t क्या है, समय है, और v क्या है, v जो है अंतिम वेग, जहां पे ये लिखा हुआ है, जहां u आरंभिक वेग, v अंतिम वेग, a त्वरण, t समय, s t समय में तय की गई दूरी है, डिस्टेंस है। अब इस पे हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। एक साइकिल चालक प्रत्येक 2 मिनट में एक वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगाता है। यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या 210 मीटर है तो उसकी चाल की गणना कीजिए। पहले समझिए, ये वृत्तीय मार्ग है, कह रहा है कि प्रत्येक 2 मिनट में, मान लीजिए यहां से चलना चालू किया, यहां से ओरिजिन है, और प्रत्येक 2 मिनट में वो क्या है, प्रत्येक 2 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, प्रत्येक 2 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेता है। और जो वृत्त की तो त्रिज्या है, जो इसका रेडियस है, मान लीजिए यहां से यहां तक
210 मीटर है, 210 मीटर है, ये 10 है, 210 है। $210 मीटर है, तो उसके चाल की गणना कीजिए। देख लेते हैं। t इक्वल टू दिया है 2 मिनट, इसको 2 इंटू 60 सेकेंड कर दीजिए, और जो रेडियस है r जो दिया है 210 मीटर दिया है। रेडियस कितना दिया है? 210 मीटर। पूछ रहा है चाल क्या होगा, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो वृत्तीय गति का चाल का मैंने बताया था, देख लेंगे यहाँ पे। वृत्तीय चाल क्या होता है? v इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। ठीक है, 2 पाई r बाई टी। तो यहां पे यही फार्मूला हम लगाएंगे, v इक्वल टू 2 पाई r बटा में t। अब देख लेते हैं, 2 पाई का मान होता है 22 बटा 7, r है 210, अब बटा में t कितना है? 60 दूनी 120 सेकेंड, 120। अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से कट जाएगा, 17 के 21 30। ठीक है, 17 के 21 30। अब यहां से कर लेते हैं 2 इंटू 22 इंटू 30 बाई 120। अब यहां से काट लेते हैं, ये 4 बार जाएगा, और ये 2 और 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर आएगा। फिर से दिखा देता हूं, जो यहां पे कह रहा है कि एक साइकिल चालक प्रत्येक 2 मिनट में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाता है। यदि वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या 210 मीटर है तो उसके चाल की गणना कीजिए। तो उसकी जो चाल होगी 11 मीटर प्रति सेकेंड होगा। 11 मीटर प्रति सेकेंड चलेगा, तो जो है 2 मिनट में वो एक चक्कर लगा लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कार की चाल 20 सेकेंड में 40 किमी प्रति घंटा से 80 किमी प्रति घंटा हो जाती है, उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब ऐसा क्वेश्चन आता है, आपके ध्यान में नहीं है, क्या करें? तो मैंने बताया 3 समीकरण, समीकरण 1, 2, 3, जिसमें मैंने बताया था कि u इक्वल टू v प्लस AT। ठीक है, इस अभी पहले तो देखेंगे, उस फार्मूले में जाएंगे और यहां पे देखेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें a भी है, t भी है, और u भी है, v भी है। तो यहां पे फर्स्ट फार्मूला, फर्स्ट जो है सूत्र लगेगा, यहां पे ये ऐसा है, v इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, ऐसा है फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला है। तो कह रहे हैं कि प्रारंभिक वेग कितना है, पहले निकाल लेते हैं। प्रारंभिक वेग u जो है 40 किमी प्रति घंटा है। अब पहले टाइम निकालते हैं, टाइम कितना है? 20 सेकेंड है। अभी चूंकि यहां सेकेंड है और यहां पे घंटा है, तो हम पहले इसको हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 40 इंटू, इसको किमी में ही रहने देते हैं, या फिर इसको मीटर में कर लेते हैं। 1000 बटा में 3600। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होते हैं। या फिर इसको यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, इससे ये कट गया और ये हो गया 5 बटा में 18। तो ये कर सकते हैं 40 गुणे 5 बटा में 18 मीटर प्रति सेकेंड। यदि कोई व्यक्ति 40 किमी प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, तो प्रति सेकेंड वो कितना मीटर चल रहा है? तो प्रति सेकेंड 40 गुणे 5 बटा में 18, इतना मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चल रहा है।
अभी इसको कटा भी सकते हैं, यहाँ कम भी कर सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं। v कितना है, अंतिम वेग उसका कितना है 80 km प्रति घंटा। तो इसको कर लेंगे 80 गुणे, अभी एक और फार्मूला बता दूं आपको, किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए, केम प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड चेंज करने के लिए जो है 5/18 से गुणा करते हैं, ये लिख लीजिए, गुणा करते हैं, ठीक है। तो सीधे हम गुणा कर देते हैं, 80 गुणे 5/18, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये आया कहाँ से, तो केएम को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, घंटे को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600, 1000/3600 इक्वल टू 5/18। अब यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, v इक्वल टू u प्लस 80, तो 80 इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u, या फिर a इक्वल टू होगा v माइनस u बटा में t, ठीक है। अब यहां से निकाल लेते हैं, v का मान कितना है 80 गुणे 5/18 माइनस 40 गुणे 5/18, अब बटा में समय कितना बोला है 20 सेकेंड। अब यहां से निकाल लेते हैं, अब ये कॉमन है तो ये हो जाएगा 8×5 = 40, 400 माइनस 200 बटा में 18 गुणे, ये 20 है नीचे तो ऊपर ऐसे आएगा 1, या इसके नीचे 1 रहता है, जब ऊपर लेते हैं 1/20 ऐसे हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, यहां से घट गया तो ये 200 बटा में 18 गुणे 20, तो ये कट गया 10 बार, तो 10 बटा में 18, 5/9 या 0.555 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका जो है आंसर है। कितना है 0.555 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका आंसर आया। प्रति सेकेंड स्क्वायर, एक्चुअली ये त्वरण है, ए पूछ रहा है। आपको मात्रक भी साथ में लिखने हैं, तो कह रहा है कि किसी कार की चाल यदि 20 सेकेंड में 40 से 80 किमी स्पीड बढ़ा लेता है 20 सेकेंड में, तो प्रति सेकेंड कितना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसका कितना त्वरण होगा, वो होगा 0.555। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से त्वरित करने में। अब ये सवाल देख करके, इतना बड़ा सवाल देख करके आप घबरा जाएंगे, सोचेंगे क्या है, कैसे हल करें। बहुत सिंपल सवाल है, देखने में बड़ा है, सोचना है कि ये किसका हो सकता है या इसमें क्या क्या है ये पहले देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं या क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं पहले क्या है। मान लीजिए इसका जो सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे, कैसे, m1 कितना है, 2 द्रव्यमान दिया है तो एक को m1 मान लेते हैं, एक को m2 मान लेते हैं। m1 2 kg और आपका m2 कितना है, m2 जो है 4 kg है। अब देखते हैं a1, त्वरण को हमने पहले को a1 मान लिया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और a2 मान लिया दूसरे को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्या निकालना है या हमें क्या क्या चीज पता है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस पे सबसे अधिक बल लगेगा, यानी फोर्स पूछ रहा है।
तो यहां पे न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे जाएंगे। सेकेंड लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का जो गणितीय सूत्र होता है F इक्वल टू m इंटू ए। अब यहां से बात करते हैं, तो यहां पे चूंकि दो बल है, दो त्वरण है, दो द्रव्यमान है, तो F1 इक्वल टू हो जाएगा m1 a1। अब यहां पे निकाल लेते हैं F1 इक्वल टू m1 a1। m1 का मान कितना है 2 इंटू a1 का मान 5, ये 10 न्यूटन हो गया। F2 जो है वो होगा m2 a2, तो 2 एक ये कितना है, m2 है 4 और a2 जो है 2, यानी 8 न्यूटन। अब यहां पे देखते हैं, कह रहे कि किसी मतलब कह रहा है कि कौन से किस पे अधिक बल की आवश्यकता होगी, तो इन दोनों में हम तुलना कर लेते हैं। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी ये 10 है और ये 8 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 8। अभी यहां पे देखेंगे कि तो यहां पे F1 मतलब कि पहले वाले द्रव्यमान को त्वरित करने में 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरित करने में ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, यानी 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरित करने में ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, इसका जो है आंसर है आपका 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इस द्रव्यमान वाले वस्तु पे ज्यादा आपको बल लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का, जबकि 4 kg वाले को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण उत्पन्न करने के दर से चल रहा है, करने में आपको कम बल लगाना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अभी तक 3 नियम आपने पढ़ा, तीनों में दूसरा का बताया था कि F इक्वल टू m इंटू ए, और 3 समीकरण बताए, 3 क्वेश्चन भी करा दिए। अब आगे देखते हैं रेखीय, अगला पॉइंट है रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत। रेखीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? कह रहा है यदि कणों के किसी समूह का निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर रहता है। एक बॉल लेंगे आप, यहाँ पे मान लीजिए एक गेंद रखा हुआ है, ये स्थिर है और कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तो उसका संवेग क्या है? नियत है, यानी संवेग संरक्षित है। मान के चलते हैं कि उसका कुछ संवेग नहीं है या फिर जो भी शून्य है या जो भी है, तो संवेग नियत है, और इस पे हम एक टक्कर लगा देते हैं। टक्कर लगाने के बाद किसी दूसरे बॉल से इसको हम क्या करते हैं? टक्कर कर देते हैं, तो भी इसका संवेग क्या होगा? टक्कर के बाद पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। पहले वाले का पहले भी जो संवेग था वो, और टक्कर के बाद भी उसका जो है संवेग बराबर रहते हैं। उदाहरण, ये फॉर्मूले समझेंगे। m1 मान लीजिए कोई द्रव्यमान है, द्रव्यमान की कोई वस्तु है m1, द्रव्यमान m1 एक वस्तु है, और ये जो है द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान की कोई वस्तु है m2। अभी क्या है, इसका मान लीजिए हमने वेग जो है u1 माना और इसका u2 माना। m1 का वेग इस यहां से ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं मान लीजिए, तो इसका हमने u1 मान लिया और इसका u2, और इसका m1 और इसका m2। अब दोनों को आपस में टकराना है, यानी ये
टकराएंगे। अब आगे देखते हैं। पहले M1 और M2 को आपस में टकराया और उनका जो वेग था U1 और U2 था। दो कार आ रही हैं, एक 40 के स्पीड से और एक 20 के स्पीड से, दोनों का वजन भी अलग अलग है। तब टकराने के बाद, यानी टक्कर से पहले ये दूरी पे हैं और टकराने के बाद आमने सामने आए, टक्कर हुआ, यानी टकराने का पोजीशन यदि ये है, ठीक है, देन टकराने के बाद उनका जो चाल होगा, वेग जो होगा v1 v2 हो जाएगा, यानी उनका वेग में पक्का जो है परिवर्तन होगा। दो ट्रक आ रहे हैं, दो कार आ रहे हैं, दो बॉल आपस में टकराइए तो क्या तेजी से टकराइए, दोनों को अलग अलग स्पीड से टकराएंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का वेग में जो है परिवर्तन आ गया। तो वो परिवर्तन को हमने मान लिया v1 और v2। देन जो फार्मूला होगा कि कह रहा है कि अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग जो होगा बराबर होगा, यानी m1 u2 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, दोनों का क्या होगा, संवेग जो होगा बराबर होगा। एक और चीज दिखाता हूं, आपने जो है टेबल टेनिस का बॉल देखा होगा, टेबल टेनिस का बॉल, या फिर कह सकते हैं क्रिकेट बैट का भी आपने देखा होगा। क्रिकेट बैट का जो है बॉलर बहुत तेजी से बॉल फेंकता है, आपने देखा होगा। बॉलर क्या है, बहुत तेजी से बॉल फेंकता है और वहां पे बॉलर क्या, बैट्समैन उसको यदि रोकता है तो क्या वो इसी स्पीड से वो भागती है? नहीं, टकराने के बाद क्या होता है, संवेग वहां संरक्षित है, क्योंकि दोनों के वजन में अंतर है, तो बॉल क्या होता है, वहीं पे टकरा करके रुक जाता है या थोड़ी दूर पे जाकर के रह जाता है। और यदि आप देखिए, और वही फास्टर बॉलर है और फेंक रहा है और बैट बहुत फास्ट घुमाया, यानी जो स्पीड उधर से आया उससे भी ज्यादा स्पीड से इधर से मारा तो छक्का चला जाता है। तो यह यहीं पे ये कह रहा है कि आपको m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, यानी जो संवेग या जो उसका स्पीड होगा, जो वेग होगा, वो सब बराबर रहते हैं। फर्क ये है कि कौन, मतलब किस तरीके से टकरा रहा है। अभी टकराने की पोजीशंस क्या होती हैं, वो 3 पोजीशन होती हैं, हम आगे देखेंगे तब आपको और क्लियर समझ में आएगा कि वो 3 पोजीशन क्या क्या होती हैं। ठीक है, 3 पोजीशन क्या क्या होता है। हाँ, टक्कर के कितने प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। और पहला जो है टक्कर का, इसको कह सकते प्रत्यास्थ टक्कर, यानी इलास्टिक कोलिजन, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलास्टिक कोलिजन। अब इसमें क्या होता है, यदि 2 पिंड हैं आपस में टकरा रहे हैं, 2 पिंड जो है आपस में टकरा रहे हैं, तो फिर प्रत्यास्थ टक्कर जो होगा, फर्स्ट टक्कर में क्या पोजीशंस बनेंगे, देखिए, पिंड जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है। पिंड जो है जिस वेग से टकराता है उसी वेग से वापस लौटता है। अभी बैट बॉल का मैंने बताया, बहुत फास्ट बॉलर है और फास्ट फेंक रहा है और बैट से टकराया, तो जितने स्पीड से टकराया उसी स्पीड से बैट्समैन ने भी इधर से मारा और उससे भी स्पीड से मार दिया, तो वापस लौट के किधर, बॉलर के ऊपर से छक्का चला जाता है। इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी एवं संवेग जो है संरक्षित रहता है और प्रत्यास्थ गुणांक का मान जो है 1 होता है। ई का मान कितना होगा, प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 होगा, मतलब कि जितने स्पीड से वो आया उसी स्पीड से इधर से मार दिया। उदाहरण के तौर पे आप ये भी देखे होंगे कि कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा है बहुत तेजी से और दूसरे तरफ से भी मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, दोनों आमने सामने टकराए, बहुत तेजी से उड़ते हैं, वो
तो यही बोला है कि जहां ई का मान 1 होगा, प्रत्यास्थ गुणांक का मान 1 है, उस पोजीशन में जितने स्पीड से वस्तु आई है उसी स्पीड से वापस लौटती है। दूसरे पोजीशंस में देख लेते हैं। अप्रत्यास्थ टक्कर, इनएलास्टिक कोलिजन, पिंड का जिस वेग से टकराना उससे कम वेग से वापस आना, यानी कि दो पिंड हैं आपस में टकरा रहे हैं। आपने ये भी स्नूकर देखा होगा, स्नूकर जो है टेबल पे डाल वो बॉल रहते हैं और उसको मारते हैं, आपने देखा होगा। या फिर आपने और भी ऐसे गेम देखे होंगे। एक गेम और भी है जिसका नाम मैं भूल रहा हूं, मैं बताता हूं। अब बैट बॉल भी ले सकते हैं। स्नूकर में ही देखते हैं। स्नूकर में आपने देखा होगा कि एक डंडे से इस तरीके, या बैडमिंटन देखा होगा, या फिर कार का जो है टक्कर भी देखा होगा। दो पिंडों का जो टक्कर है उसमें कह रहा है कि उसमें एक पिंड जो है कम वेग से पीछे आता है। या फिर आपने देखा होगा आलू, मान लीजिए कि आलू या कोई हाथ ही ले लीजिए, ज्यादा देर हाथ है, दूसरा है चाकू। चाकू को यदि हम हाथ में बहुत तेजी से टकराएंगे तो पता चलेगा कि उसमें धंस जाएगा, लेकिन धीरे से टकराएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब धंसेगा नहीं। तो ये कह रहा है कि उस स्पीड से वापस नहीं आता। इससे पहले मैंने बताया था कि बैट बॉल वाले में, फर्स्ट वाले में जितने स्पीड से आया उतने स्पीड से मारा, दोनों उतने दूरी, मतलब वो बॉल उसी स्पीड से पीछे लौट गया। लेकिन चाकू को हाथ में मारेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो वापस लौट के जाएगा, आपका हाथ कट जाएगा या आपके हाथ में धंस जाएगा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है और यहाँ पे प्रत्यास्थ गुणांक जो है ई का मान 1 से कम होता है, ई इज लेस देन 1। यहाँ पे कह रहता है इलेस्टिसिटी जो आपका जो है 1 से कम है, मतलब ये कह रहा है कि वहाँ पे जो पोजीशन होगा वो टकराने के बाद सेम उसी स्पीड से दोनों पीछे की तरफ नहीं हटेंगे। एक उसके साथ में भी हो सकता है कि उसके साथ में चिपक जाए और उसके साथ ही आगे उसी स्पीड में बढ़ जाए। उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा कहीं ट्रेन खड़ी है, उसका डब्बा है और पीछे से यदि इंजन धक्का मारे तो क्या दोनों पीछे होंगे? नहीं, ट्रेन का जो डब्बा है वो आगे बढ़ेगा, इंजन भी उसको साथ में लेकर के चला जाएगा। और वही धीरे से टकराए, एकदम धीरे से, तो थोड़ा साइड हट जाएगा। तो यहाँ पे वेग का भी आपका मायने रखता है। वेग जो है, जिस वेग से टकराता है, यानी वेग इस तेजी से रहेगा, स्पीड ज्यादा तेज है और वहां पे ई का मान कम है, 1 से कम है, तो वहां पे वस्तु जो है उसके साथ चिपक जाएगी या उस दूसरे पिंड में धंस जाएगी या उसको उसी वेग में लेकर के चली जाएगी। ठीक है, एक और उदाहरण देता हूं। कोई लड़का दौड़ रहा है और पीछे से दौड़ता हुआ दूसरा लड़का धक्का दे तो क्या होगा? जो धक्का दे रहा है वो भी पीछे हो जाएगा? नहीं, वो भी आगे वाले को उसी वेग में या उससे ज्यादा वेग में धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ा करके लेकर चले जाएगा। वहां पे जो है ई का मान 1 से कम है। आगे देखते हैं, पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर क्या बोलता है। इसमें पिंड टकराने के बाद पूर्णतः चिपक जाता है। दो लोहा चिपकाना है तो आप क्या करते हैं? दो लोहा चिपकाना है तो आप मान लीजिए कि हथौड़ा लेते हैं और 2 लोहे को आसपास रखते हैं, उसको उसके ऊपर से पीटते हैं, देखते हैं वो उसी स्पीड से दूसरे जो जिस पे पीट रहे हैं उसी स्पीड से दूसरे पे जाता है और उसके साथ में चिपक जाता है। ठीक है, इस पोजीशन में, और एक ही वेग में चलने लगते हैं, एक ही वेग में वो चलने लगेगा। ठीक है, दोनों क्या है? एक ही वेग में चलने लगेंगे।
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहेगी, संवेग संरक्षित रहेगा और प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान शून्य हो जाएगा। यहाँ पे ई का मान क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और इस पोजीशन में जो है वो वस्तु जो आप धक्का दे के कहीं, ट्रेन के उदाहरण है, कार के भी उदाहरण है, या फिर आपने देखा होगा कि कोई भी कभी ऐसा होता है कि जब गाड़ियां लड़ती हैं, बाइक बहुत स्पीड से आ रहा है और कार खड़ी है, तो पता चला कि कार के अंदर बाइक का जो है पहिया आगे घुस गया। अब आप बोले सर वो तो लोहे का है और ये भी है, लेकिन वो बेग इतना है और इस इतने बेग से टकरा रहा है कि उसके शीशा उसा फोड़ करके पता चला कि बाइक का या फिर ट्रक के नीचे कार चली गई। इस तरीके के पोजीशंस में ई जो है पूर्णतः चिपक जाता है, ई यहाँ पे जीरो हो जाएगा या जीरो होता है। जहाँ पे ई जीरो होगा वहाँ पे वस्तु आपस में चिपक जाएगी और उसी दिशा में वेग करते हुए निकल जाएगी। ई का मान यदि बराबर है तो दोनों सेम विपरीत दिशा में जाएंगे। ई का मान 1 से कम है तो दोनों जो है थोड़ा सा पूर्णतः चिपकेगा नहीं, वो थोड़ा सा पीछे होगा या फिर उसके साथ में उतने ही दूरी पे रहेगा जहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहे। यहाँ पे कह रहा है कि टकराना उससे कम वेग में वापस आता है। आगे देखते हैं। हाँ, ये हो गया। यहाँ पे अप्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित नहीं रहती है और इसमें पूर्णतः प्रत्यास्थ में भी काइनेटिक एनर्जी जो है संरक्षित नहीं रहती है, जबकि प्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी संरक्षित रहती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का पॉइंट्स मोशन से रिलेटेड, जिसमें बताया कि आपका न्यूटन्स लॉ, गति समीकरण नियम, 3-4 क्वेश्चंस कराए हमने, और टक्कर के विषय में बताया कि किस तरीके का टक्कर हो तो क्या इलास्टिसिटी कोलिजन किस तरीके से होगा। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि वृत्तीय गति में क्या क्या किस तरीके से गति होती है और क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक नमस्कार।